Hello students. We were dealing with nucleus, cytoplasm. कल एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा मेरे को कि भाई क्रोमैटिन प्रॉपरली आप लोगों को समझ में नहीं आया। कोई भी इशू है प्लीज भेजिए, कोई बात ही नहीं है। क्रोमैटिन एक्चुअली मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्रोमोसोम it is a hereditary material. Hereditary material है, it has to be transferred from parents to their offspring. जब ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स को अलग अलग करना पड़ेगा जिससे इक्वल डिवीजन हो पाए। इक्वल डिवीजन हम जाए भी था पूरा आपको कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब जा रहा है तो या तो ये अपने अमाउंट को डबल करे, जो भी हमारे पास क्रोमोसोम है, अगर हमारे पास ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाए और 2a में कन्वर्ट हो जाए। फिर 2a में से डिवाइड हुआ ऑर्गेनिज्म तो एक ए इसका एक ए इसका। पेरेंट के पास भी ए था, बच्चों के पास में भी ए पहुंच गया। यही चीज़ हम लोगों ने समझी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर हमारे पास ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको आधे आधे में डिवाइड करिए। तो ऐसे आधा आधा लिखना अच्छा नहीं लगता तो हम उसे 2a ले लेते हैं। 2a हमारे पास में है, चलिए छोड़िए, क्रोमोसोम के नंबर हमारे पास 2 है। अब रिप्रोडक्शन के दो मेथड है, वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2n वाला जो पार्ट है तो इसमें 2n और 2n डबल द अमाउंट ये अपना करेगा। एक ही ऑर्गेनिज्म में अपना अमाउंट डबल किया, डबल करने के बाद ये वाला ऑर्गेनिज्म अलग हो गया, नया हो गया। जैसे अपन लोग अमीबा समझाएंगे आपको कि अमीबा में ये जो पार्ट है ये अपने आप को डबल करता है, ये जो पार्ट है ये भी अपने आप को डबल करता है। डबल करने के बाद में ये इसी तरीके से डबल होते जाएंगे और दूर दूर होते जाएंगे। उसके बाद ये टूट गया, ऐसे छोटा छोटा होते होते ये और छोटा हो जाएगा और छोटा पतला, ये और पतला। अब ये ऑर्गेनिज्म अलग बन गया, ये ऑर्गेनिज्म अलग बन गया, दो डॉटर सेल्स बने। तो इसके पास भी 2n और इसके पास में भी 2n। ये जो डबल द प्रोसेस था इसको मैंने आपको नाम भी बताया था, दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। दूसरा नाम मियोसिस। ये 2n है, ये 2n हाफ ऑफ द पार्ट में डिवाइड होगा, यानी n और n। जब ये हाफ पार्ट में डिवाइड होता है तो हम बोलते हैं गैमेट्स आर फॉर्म, GAMETES, गैमेट्स आर फॉर्म। Now one gamete from one parent and another gamete from another parent combines together to form 2n। ये एक प्रोसेस आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि क्रोमोसोम क्या काम करता है। पहले क्रोमोसोम को क्लियर करो। तो क्रोमोसोम डेफिनेटली अपने नंबर को मेंटेन करके रखता है, आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये वाला तो ठीक है, समझ में आ रहा है, इसने अपने नंबर को डबल कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसने अपने नंबर को आधा किया। जितने भी थे क्रोमोसोम उसमें आधा नंबर किया, तो आधा करने के लिए इसको अलग अलग होना पड़ा होगा। तो जब ये अलग अलग हुआ तब हमने इसे नाम दिया क्रोमोसोम। जब ये अलग नहीं था, ऐसा कंबाइंड था, तो कंबाइंड में भी हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एंटैंगल्ड। वो जो एंटैंगल्ड क्रोमोसोम वाला पार्ट है उस एंटैंगल्ड मास को हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, द एंटैंगल्ड मास, ये वर्ड आप लोगों को कल मैंने समझाया था, लिखवाया था कि एंटैंगल्ड मास जो है, इस एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एंटैंगल्ड मास which is present inside the nucleus is called as chromatin। अब ये क्रोमैटिन अलग होना चालू कर रहा है, तो हमें कब नजर आया, जब ये अलग हुआ तब हमने बोला कि हाँ हमें क्रोमैटिन इजीली विजिबल हो रहा है। और अब जब ये अलग अलग दिखने लगे तो हमने बोला these are called as chromosome।
तो ये नाम देने का तरीका है, इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल समझाया था कि पेन जो है वो टेबल पे पड़ा है या ट्यूशन क्लासेस में पड़ा है, कहाँ पर है, ये आंसर देने का तरीका आपका खुद का। लेकिन हाँ, लैंग्वेज हमें जहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज क्रोमैटिन, तो इट इज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हेन इट इज विजिबल, तो इट इज विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जब वो अलग अलग हो रहा है ना, व्हेन दे आर डिफरेंशिएटिंग इट इज इजीली विजिबल। और अब इसको हमने नाम क्या दिया, नाउ इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो आपको दो वर्ड पता होने चाहिए, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, आप अगर आपके स्कूल पर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो माइटोसिस मियोसिस पढ़ा रहे हैं तो भी वो आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। सिलेबस वाइज आपके में नहीं है, बट स्कूल वाले अगर पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली माइटोसिस और मियोसिस की लैंग्वेज होनी चाहिए। माइटोसिस में डबल द अमाउंट होता है और उसके बाद डिवीजन होता है, और मियोसिस में पहले हाफ ऑफ द नंबर होता है, उसके बाद 2 पेरेंट से कंबाइन होकर वो अपने नॉर्मल नंबर को बनाता है। जब हमारे पास 2n वाला पार्ट है, ये जो 2n है दोनों जगह, इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड, डबल द अमाउंट। और जब हमने उसका हाफ ऑफ द अमाउंट किया, जब हमने गैमेट्स बनाए, तब हम उसे बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन नहीं होती, यहाँ गैमेट बनते भी नहीं है। गैमेट सिर्फ इसी केस में बनेंगे, और यहीं पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वर्ड एक्चुअली में आए। हैप्लॉइड मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप लोगों को लैंग्वेज वाइज चलना है। क्रोमैटिन में आपको फुली समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। अभी तक आपको क्या क्या पता चला? तो अभी तक आपको ये मालूम पड़ा कि जब भी हम सेल की बात करेंगे, सेल के पास आउटर मोस्ट लेयर है कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्रेजेंट है न्यूक्लियस, जिसके पास उसका हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी सब्सटेंस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। मेन पार्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन। व्हाट इज जीन? इट इज द हेरिडिटरी यूनिट, सबसे छोटा पार्ट जो ट्रांसफर होता है, उसे हम लोगों ने नाम दिया था जीन। उसके अलावा थर्ड लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी वो था साइटोप्लाज्म, कि आपकी लेयर, बीच में न्यूक्लियस और आजू बाजू जो भी प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, क्योंकि ये तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके पास में कुछ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। The specific functional structures which are present inside the cytoplasm are called as cell organelles. Cell organelles में सबसे first and foremost जो हम लोग पढ़ेंगे that is endoplasmic reticulum. क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ब्रैकेट में हम लोग कैपिटल लिखते हैं ER, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या है? It is a large network of membrane bound tubes and sheets. किस चीज का बना है? तो membrane bound तो होना ही चाहिए, तभी तो उसका कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये है। तो membrane bound tubes and sheet like structure which is present inside the cytoplasm. क्या बोला? membrane bound tube and sheet like structure which is present inside the cytoplasm is called as endoplasmic reticulum. ठीक, अब endoplasmic reticulum के हम लोग मेन 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। One is RER and the another one is SER. RER is rough endoplasmic reticulum and SER is smooth endoplasmic reticulum. क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम हम लोगों ने लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उसमें हमने उसकी डेफिनेशन बोली, द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट साइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is mainly of two types, RER and SER. RER is rough endoplasmic reticulum. SER is smooth endoplasmic reticulum. RER, rough endoplasmic reticulum, is rough. वर्ड ही बोल रहा है, it is rough. क्यों rough है? Due to the presence of, it is rough due to the presence of राइबोसोम्स. जब भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसके कारण इसके सरफेस पे रफनेस आ गई. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. वहां पर उल्टा लिखिए, इट इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्मूथ स्ट्रक्चर है. यहाँ पर कुछ भी ऊपर प्रेजेंट नहीं है. ये वाला रफ है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स. कौन? आर्या हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? RER. SER क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स. ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा और SER जो है वो फैट्स बनाने का काम करेगा. यहाँ पर ये दोनों काम हम खत्म करते हैं. पहले ER की डेफिनेशन, फिर उसके टू टाइप्स RER और SER. RER is rough due to presence of ribosomes. SER is smooth due to absence of ribosome. It helps in the synthesis of protein and this helps in the synthesis of fats. यहाँ तक हमारा काम खत्म. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसमें हमारे पास डेफिनेशन है कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये जो हमने बनाए प्रोटीन्स, फैट मतलब लिपिड्स. दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कहाँ पे पढ़ा था ये वर्ड? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अपन लोगों ने भी वर्ड पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जिस दिन पढ़ा था उस दिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. आज भी हम कोई बोल रहे हैं कि दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन. And this process of forming cell membrane is called as membrane biogenesis. क्या बोल रहे हैं हम लोग? RER का काम है प्रोटीन बनाना, SER का काम है लिपिड्स बनाना. अब इसमें से कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स क्या काम करेंगे? ऐसा नहीं बोला कि ये जितने प्रोटीन है सारा एक ही काम करे जा रहे हैं, बोले खाली सेल मेम्ब्रेन ही बनाने का काम करें, ऐसा नहीं. आपको लिखना है, आप यहाँ डाउन कर लीजिए. सम ऑफ द प्रोटीन्स है ना, कुछ सारे के सारे एक ही काम नहीं करते, सबके अपने अपने काम है. तो सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये जो प्रोसेस है जिससे हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन का बनना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है. उसके अलावा प्रोटीन्स और भी होते हैं,
तो some proteins act as या help in the formation of enzymes, कुछ जो है वो बनाते हैं हार्मोन्स। अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग काम। तो हम ये सब नहीं पढ़ रहे कि कौन से प्रोटीन का क्या काम है, डेफिनेटली हम खाली अभी एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। So some of the proteins and lipids help in the formation of cell membrane and this process is called as membrane biogenesis. Some of the proteins help in the formation of enzymes या they act as, हम बोल सकते हैं कि some protein act as enzymes while some act as hormones, जो ठीक ओके। ये दो लैंग्वेज तीन लैंग्वेज हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद में हमें और फंक्शन लिखना है अभी किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमें और फंक्शन लिखना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन क्या हुआ, RER है तो प्रोटीन बनाएगा, SER है तो फैट और लिपिड बनाएगा। ये फैट्स और लिपिड्स जो हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काम करते हैं। पहला प्रोटीन बनाना, दूसरा फैट और लिपिड बनाना, तीसरा फंक्शन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करना, फोर्थ सम ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसे चार फंक्शन आप लोगों के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट फंक्शन कि इन लिवर सेल, किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल की बात कर रहे हैं। इन लिवर सेल SER हेल्प्स इन, वर्ड भी याद रखना है कौन से वाले का बोल रहे हैं हम लोग, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in detoxifying किसे डिटॉक्सिफाइंग कर रहे हैं, many poisons and drugs। many poisons and drugs। अब क्या नाम है, हम क्या जहर खाने जा रहे हैं जो आपने हमारे को पॉइजन पढ़ा दिया, या हम ड्रग्स लेते हैं जो हमारे SER को ये सब काम करना। ड्रग्स मीन्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेडिसिन की, है ना। जो मेडिकल वाला होता है उसे हम बोलते हैं ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। तो ड्रगिस्ट मतलब ऐसा नहीं वो ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स का मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस हम लोग अपनी मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ड्रग्स। यहाँ पे पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में नहीं। और पॉइजन का मतलब भले ही जहर होता है, हमें ये भी मालूम है कि हम जहर नहीं खा रहे, बट अब हम लोग जो सब्जियां वगैरह खाते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब कुछ डला हुआ होता है। इनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कि अगर हम लोग क्या ना, हम तो सब साफ करके और सब करके खाते हैं, डेफिनेटली जब हम लोग सब्जी पका कर खा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें उसके अंदर होती है वो सब लोग डिकम्पोज हो ही जाती है। लेकिन फिर भी कुछ एक पार्ट हम लोग रॉ भी खाते हैं। अब क्या ना, हम लोग मम्मी को बोल देंगे कि फ्रूट मत खिलाओ, ये गंदी चीज़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो आपको खाना ही है क्योंकि उसमें विटामिन मिनरल सब कुछ प्रेजेंट है और उनका अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉइजनस सब्सटेंस। और पॉइजनस सब्सटेंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, लिवर सेल के पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो भी चीज़ें हम लोगों ने गलती से हमारे अंदर जा रही है, छोटा मोटा जो भी पार्ट है उसे हमारी बॉडी अपने आप खत्म कर देती है। और कौन खत्म करता है, तो हमारे लिवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इन सारे सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने का यानी उनको डिटॉक्सिफाई करने का, कि उनका जो भी टॉक्सिक रिएजेंट है, टॉक्सिक जहरीला, उस जहरीली चीज़ को खत्म करना, डिटॉक्सिफाई करने का काम SER हमारी बॉडी में करता है। ठीक, एक और सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट गोल्गी एपरेटस। सेकेंड इज GOLGI, गोल्गी एपरेटस। It was first discovered by Camillo Golgi
पहली बार अगर हमें गोल्गी एपरेटस के बारे में किसी ने बताया था तो उनका नाम था कैमिलियो गोल्गी और उन्हीं के ऑनर में हमने यहाँ पे नाम रखा गोल्गी एपरेटस। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। कैसे अरेंज है, थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक में से भी रीड कर लीजिए। दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब जैसे सीढ़ियाँ अरेंज होती है ना, एक के ऊपर एक नीचे, इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल में ये लोग अरेंज्ड है और सीढ़ियों के फॉर्म में। दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। और अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। हम लोग इसे बोलेंगे सिस्टम। द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक मतलब सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक, द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस इज कॉल्ड एज सिस्टम। अब ये क्या काम करता है हमें वो बताना है। तो इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। साइटोप्लाज्म के पास जो भी चीज आई, सपोज करिए प्रोटीन ही अभी बना, तो वो प्रोटीन क्या सेल अपने पास ही थोड़ी रखेगा, कुछ तो काम करना है। तो उन सारे प्रोटीन्स को इकट्ठा करना है, जो लिपिड्स वगैरह बने हैं उनको इकट्ठा करना है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो पहले इकट्ठा तो करो, तो उनकी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इट इज डन बाय गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ईआर ने जो भी चीज़ें सिंथेसाइज करी हैं उन सब चीज़ों का मॉडिफिकेशन, उनकी पैकेजिंग और उनका ट्रांसपोर्टेशन दैट इज डन बाय गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बॉडीज भी यही है, गोल्गी एपरेटस भी यही है, ऐसा अलग अलग नहीं किया। अरे बाप रे, आपने गोल्गी बॉडीज नहीं पढ़ाया, गोल्गी एपरेटस गोल्गी बॉडी एक ही बात। या विल गेट फर्स्ट काम। सेकेंड काम इसका रहेगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल गोल्गी एपरेटस क्या है? गोल्गी एपरेटस, दीज आर द स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स विच वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। और ऐसा नहीं करना है, ईआर जैसी डेफिनेशन करनी है तो वैसा चालू करिए, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, है ना, वहाँ पर भी हमने यही स्टार्ट किया था। या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल। कैसे अरेंज्ड है? अरेंज्ड इन पैरेलल इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स आर कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस। These stack-like structure are called as systems, है ना। जो सीढ़ियाँ, ये पूरी अब एक सीढ़ी बन गई, इस पूरी सीढ़ी को एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया? सिस्टम। और ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे सेल में प्रेजेंट होंगे, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं गोल्गी एपरेटस। क्या काम करते हैं? तो दे हेल्प इन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिंथेसाइज्ड मटेरियल। सेकेंड, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। आज के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बाय।